हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बिहार में। दोस्तों, बिहार स्पेशल सीरीज में आज हम बिहार के मध्यकालीन इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आइए इसे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बिहार पे आप जानते हैं कि बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था और बख्तियार खिलजी ने सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित करके बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत के अधीन ला दिया था। तो इस प्रकार से बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद से बिहार बंगाल का जो क्षेत्र है वह अप्रत्यक्ष या फिर प्रत्यक्ष रूप से दिल्ली के सुल्तानों के अधीन ही रहा। तो आइए हम वहाँ से इसका अध्ययन करते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो दिल्ली के जो सुल्तान थे उनमें से 3 प्रकार के दिल्ली सुल्तानों ने शासन किया। एक तो तुर्क शासक थे, एक अफ़गान और एक मुग़ल। यानी कि अगर हम यहाँ पे दिल्ली के सुल्तानों के बारे में अगर हम देखें तो जो गुलाम वंश था जिसकी स्थापना मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, तो गुलाम वंश के जो भी शासक हुए या फिर उसके बाद खिलजी वंश के शासक जो भी हुए, उसके बाद तुगलक वंश का शासन चला। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आता है। तो ये जो चारों वंश के जो शासक हैं, गुलाम वंश के, खिलजी वंश के, तुगलक वंश के और सैयद वंश के, ये जो चारों डायनेस्टी हैं इसके जो शासक थे वे तुर्क थे। इसके अलावा सैयद वंश के बाद लोदी वंश की स्थापना होती है। बहलोल लोदी नामक एक अफ़गान सरदार ने लोदी वंश की स्थापना की। तो लोदी वंश के जो भी शासक थे वे अफ़गान थे। इसके अलावा शेर शाह सूरी भी एक अफ़गान था। फिर हम उसके बाद देखते हैं तो लोदी वंश के बाद बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना की। तो जो मुग़ल जो हुए वे मुग़ल थे, यानी कि वे मंगोल और तुर्कों की जो मिली जुली शाखा थी उससे बिलोंग करते थे। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो दिल्ली में तुर्कों ने शासन किया, तुर्कों की 4 प्रमुख डायनेस्टी ने शासन किया। इसके अलावा अफ़गानों ने भी शासन किया और अफ़गानों के बाद मुग़लों ने शासन किया। तो चूँकि बिहार दिल्ली के सुल्तानों के अधीन ही रहा, इसलिए हमने यहाँ पे दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जिक्र किया है। और हम इसी के अनुसार पे, इसी के आधार पे हम जो बिहार का जो शासन व्यवस्था है उसको हम देखेंगे। यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे बिहार में तुर्कों का शासन। तुर्क यानी कि अगर हम स्टार्टिंग से बात करें कि जब मोहम्मद गौरी ने भारत पे आक्रमण किया तो मोहम्मद गौरी भी तुर्क था। मोहम्मद गौरी के जो सेनापति थे बख्तियार खिलजी जिसने बिहार पे अटैक किया वह भी एक तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने गुलाम वंश की स्थापना की वह भी तुर्क था। उसके बाद गुलाम वंश के जो अन्य शासक हुए इल्तुतमिश, बलबन, वे सभी तुर्क थे। और उसके बाद जो अन्य जो डायनेस्टी आती है खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, ये सभी तुर्क थे। इसलिए हम सबसे पहले बिहार में तुर्कों के शासन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बिहार में तुर्क शासन का जो स्थापना का श्रेय है वह बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी एक तुर्क आक्रमणकारी जो मोहम्मद गौरी का सेनापति था। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि 1198 में बख्तियार खिलजी ने बिहार पे अटैक किया था और इसने नालंदा महाविहार को क्षति भी पहुंचाई थी। फिर उसके बाद 1203 और 1204 के समय में बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन को पराजित करके बंगाल को अपने अधीन ले लिया। तो इस प्रकार हम बख्तियार खिलजी को ही बिहार में तुर्क शासन की स्थापना का श्रेय इसी को जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो 1203 और 4 में लक्ष्मण सेन को पराजित करके इसने बिहार बंगाल पर अधिकार कर लिया, अभी मैंने बताया आपको। उसके बाद अगर हम देखें तो बलबन और इल्तुतमिश जो कि गुलाम वंश के शासक थे, बलबन और इल्तुतमिश ने भी अपने समय में बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र पे अपने सैन्य अभियान किए। तो इतना ही इसमें ध्यान रखना है। आपसे प्रश्न पूछा सकता है कि निम्न में किस सुल्तान ने या निम्न में किस शासक ने बिहार बंगाल में अपने सैन्य अभियान नहीं किए या फिर किए। तो इसलिए जानकारी आपको प्राप्त करनी होगी कि इल्तुतमिश और बलबन ने भी बिहार बंगाल के क्षेत्र में अपने सैन्य अभियान किए थे। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो 1324 और 25 ईस्वी के समय में गियासुद्दीन तुगलक ने उत्तरी बिहार के जो क्षेत्र है जिसपे कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव शासन कर रहे थे, तो गियासुद्दीन तुगलक ने हरि सिंह देव को पराजित करके उत्तर बिहार को भी दिल्ली सल्तनत के अधीन ला दिया और इस क्षेत्र का नाम
तुगलकपुर रखा। यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाली बात है कि तुगलकपुर किस क्षेत्र के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो उत्तर बिहार का जो क्षेत्र है उसके लिए तुगलक काल के समय में तुगलकपुर नाम रखा गया था। इसके बाद अगर हम देखें तो तुगलक वंश के जो अन्य शासक हुए, यानी गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक शासक हुआ, तो बिहार के क्षेत्र से मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक जब शासक बनता है तो फिरोज शाह तुगलक का भी बिहार के क्षेत्र में अभियान हुआ था। इसे भी हम ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसके बाद अगर हम देखें तो तुगलक काल के समय में ही, तुगलक शासकों के समय में ही बिहार के क्षेत्र में मलिक बया नामक एक सेनापति को तुगलक वंश के शासकों ने बिहार का सूबेदार या फिर प्रांतपति नियुक्त किया था। यानी कि मलिक बया कौन था? तो तुगलक शासकों ने या तुगलक काल के समय में बिहार बंगाल के क्षेत्र का सूबेदार या फिर प्रांतपति मलिक बया को बनाया गया था। और मलिक बया का जो मकबरा है वह वर्तमान के बिहार शरीफ में स्थित है। और इसके मकबरे पे ऊपर में गोल गुंबद बनाया गया है, जो कि तुगलक कालीन स्थापत्य कला का एक सर्वोच्च उदाहरण है। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है कि मलिक बया का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो बिहार शरीफ में स्थित है। और उस मकबरे के ऊपर गोल गुंबदाकार मकबरा है, जो कि तुगलक कालीन स्थापत्य कला का एक उदाहरण है। और मलिक बया कौन था? तो तुगलक काल के समय बिहार क्षेत्र का प्रांतपति था या फिर सूबेदार था। दोस्तों इस प्रकार हम अगर देखें तो समकालीन सूफी संत तुगलक काल के समय में, उसी समय में जो समकालीन सूफी संत थे सरफुद्दीन यहिया मनेरी, सरफुद्दीन यहिया मनेरी की जो रचना है मलफूजात एवं मकाबिल असफिया जैसी रचनाओं में बिहार के क्षेत्र में तुर्कों के शासन का जिक्र मिलता है या फिर उसका प्रमाण मिलता है। तो दोस्तों आप इसे बिल्कुल भी ध्यान रखें, क्योंकि बिहार स्पेशल की हम स्टडी कर रहे हैं। तो बिहार के क्षेत्र में एक मनेर के क्षेत्र में एक संत हुआ करते थे सरफुद्दीन यहिया मनेरी, जिनकी जो रचनाएं हैं मलफूजात और फिर मकाबुल असफिया, इन रचनाओं में इन्होंने बिहार के क्षेत्र में तुर्कों के शासन का जिक्र किया है। इसके बाद अगर हम देखें तो तुगलक काल के समय में ही बिहार राज्य के लिए जो बिहार नाम का जो प्रयोग है वह इस समय किया गया था। यानी कि जो बिहार राज्य का जो नाम पड़ा बिहार, इस बिहार नाम का जो नामकरण है वह तुगलक काल के समय में ही किया गया था। और यह बौद्ध मठों की अधिकता के कारण ऐसा नाम रखा गया था। तो बिहार राज्य का जो नाम बिहार है वह तुगलक काल में रखा गया था। और इसका जो जिक्र है, इसका जो प्रमाण है मिनहाज उज सिराज, तुगलक काल के समय में ही थे। मिनहाज उज सिराज की रचना तबकात नासिरी में सर्वप्रथम इस राज्य के लिए बिहार नाम का प्रयोग किया गया था। तो ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि बिहार राज्य के लिए बिहार नाम का प्रयोग सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो सबसे पहले हमें मिनहाज उज सिराज की रचना तबकात नासिरी में बिहार राज्य के लिए बिहार नाम का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार ये था बिहार में तुर्कों का शासन। इसके बाद अगर हम देखें तो तुर्कों के बाद सैयद वंश आता है और तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आता है। और तुगलक वंश के समय में ही दिल्ली में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। और तुगलक वंश के जो अंतिम शासक थे नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, वह एक कमज़ोर शासक था। उसी के समय में तैमूर लंग का आक्रमण भी हुआ था। और इस प्रकार से तुगलक वंश खत्म हो जाता है और एक नया वंश यानी कि सैयद वंश की स्थापना होती है। और इसी समय में जो बिहार का क्षेत्र है वह दिल्ली सल्तनत के अंदर से निकल जाता है। और जो बिहार का क्षेत्र है उस पर जौनपुर के शासकों का अधिकार हो जाता है। यानी कि हमने देखा कि तुगलक वंश के अंतिम दिनों में बिहार का जो क्षेत्र है वह दिल्ली सल्तनत के अधीन से निकलकर जौनपुर के जो शासक हैं उनके अधीन में आ जाता है। तो आइए हम आगे हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमने अभी देखा बिहार में तुर्क शासन। इसके बाद हमने
ये देखना है कि किस प्रकार से तुगलक वंश के समय में ही जो बिहार का क्षेत्र है वह दिल्ली सल्तनत के अधीन से निकलकर जौनपुर की जो शासक थे उनके अधीन आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए, तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, इसी के समय में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था और यह एक कमज़ोर शासक था। और इसी के समय में एक नए वंश की स्थापना हो गई जिसे हम सैयद वंश कहते हैं। और इसी समय में जो बिहार का क्षेत्र है वह जौनपुर के शासकों के अधिकार में आ गया। इसके बाद हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश की स्थापना होती है। उसके बाद में एक नए वंश आता है, इसको हम कहते हैं लोधी वंश, यानी कि बहलोल लोधी, जो कि एक अफगान सरदार था, उसने लोधी वंश की स्थापना की। तो बहलोल लोधी के दिल्ली के शासक बनने के बाद से बहलोल लोधी ने जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित करके बिहार क्षेत्र में अपना एक सूबेदार नियुक्त किया। उसका नाम है दरिया खान नुहानी। दरिया खान नुहानी जो खुद एक अफगान सरदार था, इसको बहलोल लोधी ने दरिया खान नुहानी को बिहार के क्षेत्र में अपना सूबेदार नियुक्त किया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो बिहार का क्षेत्र है वह फिर से जौनपुर के शासकों के अधीनता से निकलकर बहलोल लोधी यानी कि लोधी वंश के शासकों के अधीन में आ जाता है। इसके अलावा हम देखें तो बिहार में शुरू होता है अफगानों का शासन। और बिहार में पहला अफगान शासक कौन है? तो दरिया खान नुहानी है, जिसको बहलोल लोधी ने अपना सूबेदार नियुक्त किया था। इसके अलावा बिहार का जो अंतिम अफगान शासक है वह है दाऊद खां करनानी। ये सारे ही परीक्षाओं में सीधे फैक्ट पूछा सकते हैं कि बिहार में अंतिम अफगान शासक कौन था, तो दाऊद खां करनानी। इसके अलावा हम देखेंगे कि सासाराम के क्षेत्र में, रोहतास के क्षेत्र में एक शेर शाह सूरी नामक एक सेनापति, एक योग्य प्रशासक और एक योग्य शासक का उदय होता है। यह शेर शाह सूरी हुमायूं को हराने के बाद दिल्ली का सुल्तान भी बनेगा। तो इसके बारे में हम अध्ययन हम सूर्यवंश में करेंगे, वहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ इतना जानना है कि सासाराम के क्षेत्र में एक शेर शाह सूरी नामक एक अफगान का उदय हुआ था और इसका मकबरा भी सासाराम में है। इसका बचपन का नाम फरीद है। इसके बारे में विशेष अध्ययन हम मध्यकालीन इतिहास में करेंगे। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे मुगल कालीन बिहार। मुगल कालीन बिहार दोस्तों, आप जानते हैं कि लोधी वंश के बाद बाबर ने पानीपत के युद्ध में विजय प्राप्त की और मुगल शासन की स्थापना की। तो इस प्रकार से अब हम मुगल वंश के और मुगल कालीन बिहार के बारे में देखना है। तो 1580 में स्वयं अकबर ने बिहार के क्षेत्र में अपना सैन्य अभियान किया और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। 1579-80 के समय में अकबर ने स्वयं बिहार के क्षेत्र में सैन्य अभियान करके बिहार वाले क्षेत्र को मुगल साम्राज्य के अधीन ले लिया। इसके अलावा हम देखें यहाँ पे तो जो मुगल शासक जहांगीर है, जहांगीर ने राजकुमार परवेज को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था। इसके अलावा औरंगजेब ने अपने पौत्र अजीम, जिसकी उपाधि है अजीम उस शान, जिसकी उपाधि है अजीम उस शान, तो औरंगजेब ने अपने पौत्र अजीम को भी बिहार में गवर्नर नियुक्त किया था। इसके अलावा हम जो अजीम ने पटना का नाम अपने नाम पे अजीमाबाद रखा। पटना का एक नाम अजीमाबाद भी देखने को मिलता है, जो अजीम के नाम पे रखा गया है। इसके अलावा इस अजीम ने पटना के विकास के लिए, पटना के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि भी खर्च की थी। तो ये दोस्तों काफ़ी ही परीक्षा उपयोगी फैक्ट हो सकता है कि औरंगजेब ने किसे बिहार के क्षेत्र में अपना गवर्नर नियुक्त किया था, तो अपने पौत्र अजीम को नियुक्त किया था। और अजीम ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो अजीम उस शान की उपाधि धारण की थी। और किस मुगल राजकुमार ने या फिर मुगल गवर्नर ने पटना के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे, तो अजीम है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अजीम का ही पुत्र जो है वो फर्रुखसियार है। तो अजीम का पुत्र जो फर्रुखसियार ने अपना जो राज्याभिषेक है वह पटना में ही कराया था। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि किस मुगल शासक ने अपना राज्याभिषेक पटना में कराया था, तो वह फर्रुखसियार हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा कि मध्यकालीन इतिहास में जिधर दिल्ली में कई सारे वंशों के शासन चल रहे हैं, तो उसी के समय में बिहार में किस तरह से
राजनीतिक उथल पथल होती है, उसके बारे में हमने यहाँ पे देखा और ये सारे फैक्ट ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने बिहार का मध्यकालीन इतिहास को देख लिया है। इसके अलावा हम अगले वीडियो में मिलेंगे बिहार के आधुनिक इतिहास को लेकर, और तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।